हेलो मेडिकोस, वेलकम टू रुबिस्को मेडिकल लाइब्रेरी। देखिए, आज के लेक्चर में जो टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं वो है प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स। लास्ट लेक्चर में अपन ने केमिकल मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की बात की थी, जहाँ पे अपन ने कहा था कि केमिकल मीडिएटर्स के दो सोर्सेज हो सकते हैं। एक तो सेल्स हो सकती है, तो एक प्लाज्मा प्रोटीन्स हो सकते हैं। जो सेल से डिराइव किए जाते हैं उन्हें सेल डिराइव्ड मीडिएटर्स कहेंगे। इसकी बात अपन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। और जो प्लाज्मा प्रोटीन से डिराइव किए जाते हैं उन्हें अपन प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स या फिर प्लाज्मा प्रोटीएसेस कहते हैं। इसकी बात अपन आज के लेक्चर में करेंगे। अब देखिए कि ये जो प्लाज्मा डिराइव्ड मीडिएटर्स है या ये जो प्लाज्मा प्रोटीएसेस होते हैं उन्हें टोटल 4 सिस्टम्स के अंदर डिवाइड किया गया है, या अपन कहेंगे कि ये टोटल 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो काइनिन सिस्टम होता है, एक क्लॉटिंग सिस्टम होता है जिसे अपन कोएगुलेशन पाथवे भी कहते हैं, एक फिब्रिनोलिटिक सिस्टम होता है और एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। देखिए, अभी तक आपको कहीं ना कहीं काइनिन सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम और फिब्रिनोलिटिक सिस्टम के बारे में आइडिया होगा। लास्ट ईयर आपने फिजियो के अंदर थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपके लिए बिल्कुल नया होगा। वैसे अपन चारों ही पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपन ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि माइक्रो के अंदर भी आपके ये टॉपिक आता है और माइक्रो के अंदर ज़्यादा डिटेल में दे रखा है। मैं आपको वो भी पढ़ाऊँगा ताकि आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आए। चलिए, अब अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये वाला फ्लो चार्ट देखिएगा। ये सारे पाथवेज को आपके कंबाइन करके बताया जा रहा है। ये फ्लो चार्ट मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ और लेक्चर के लास्ट में भी दिखाऊंगा। अभी आपको ये पता रखना है कि जो भी ये चारों पाथवे अपन ने बोले, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम, क्लॉटिंग सिस्टम, काइनिन सिस्टम और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, चारों के अंदर ही फैक्टर 12 जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अपने को पता है अपनी बॉडी के अंदर बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उसी में से जो फैक्टर 12 होता है वो चारों ही पाथवे के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो फैक्टर 12 होता है वो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के केस में एक्टिवेटेड फैक्टर 12 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और फिर एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है वो अलग अलग सिस्टम्स को इनिशिएट करता है डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग सिचुएशन कि भाई फिब्रिनोलिटिक सिस्टम कभी इनिशिएट कर रहा है, कभी क्लॉटिंग सिस्टम, तो कभी काइनिन सिस्टम ना इनिशिएट करना है। अब भी आपको पता क्या रखना है, अब भी आपको ये पता रखना है कि हर सिस्टम का जो एंड प्रोडक्ट है वो क्या है। बस आपको ये याद रखना है और ये कैसे बन रहे हैं वो अपन समझेंगे और लास्ट में अपन ये फ्लो चार्ट फिर से देखेंगे। जैसे कि फिब्रिनोलिटिक सिस्टम के अंदर अपन देख सकते हैं कि क्या बन रहा है, प्लाज्मिन बन रहा है। तो क्लॉटिंग सिस्टम के अंदर फिब्रिन से फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और काइनिन सिस्टम के अंदर कैलिक्रिन से ब्रेडिकाइनिन बन रहा है। तो ये अपने को पता होना चाहिए कि यहाँ पे प्लाज्मिन बन रहा है, यहाँ पे फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स बन रहे हैं और यहाँ पे ब्रेडिकाइनिन बन रहा है। कैसे बन रहे हैं वो अपन अभी समझेंगे, ठीक है। अब ये देखिए कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट से या जो प्लाज्मिन है वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं और फिर फर्दर कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो होता है उसके अंदर कुछ परमिएबिलिटी फैक्टर्स होता है और एक एमएसी यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स आता है। ये सब क्या होता है ये अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अब भी बस प्लाज्मिन बनता है, फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट बनते हैं और फिर ब्रेडिकाइनिन बनते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं काइनिन सिस्टम की। देखिए, काइनिन सिस्टम के अंदर क्या होने वाला है कि फैक्टर 12 जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो गया। अब एक्टिवेटेड फैक्टर 12 जो है वो प्री कैलिक्रिन एक्टिवेटर के ऊपर एक्ट करता है और प्री कैलिक्रिन एना जो एक्टिवेटर होता है वो प्लाज्मा के अंदर जो प्री कैलिक्रिन होता है जो कि आपके इनएक्टिव फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है, इसके ऊपर जब प्री कैलिक्रिन एक्टिवेटर एक्ट करेगा तो ये प्री कैलिक्रिन जो है वो कैलिक्रिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो कैलिक्रिन होता है वो काइनिनोजन को ब्रेडिकाइनिन में कन्वर्ट करता है। अब ये जो मेन एक्शन जो परफॉर्म करने वाला है काइनिन सिस्टम के अंदर वो ब्रेडिकाइनिन ही परफॉर्म करने वाला है। अब क्या क्या फंक्शन ये परफॉर्म करेगा, सबसे पहले तो स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, दूसरा वेजोडाइलेशन करवाएगा। वेजोडाइलेशन करवाएगा तो अपने को पता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा अपन कह रहे हैं कि आपकी वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी। अगर वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होगी तो अपने को पता है एक्सुडेट का फॉर्मेशन होता है जिसकी वजह से एक्सुडेटिव इडीमा देखने को मिलता है और साथ में पेन देखने को मिलेगा। तो ये तो अपन ने बात करी काइनिन सिस्टम की। अब अपन बात करेंगे क्लॉटिंग सिस्टम के। लास्ट ईयर आपने फिजियो में भी कोएगुलेशन पाथवे पढ़े होंगे कि भाई 2 तरीके के पाथवे होते हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है तो एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि देखिए जो फैक्टर 12 वो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 है वो आपके एक्ट कर रहा है फैक्टर 11 पे और फैक्टर 11 जो है वो एक्टिवेटेड फैक्टर 12 एक्टिवेटेड फैक्टर 12 की वजह से अपन देखें तो एक्टिवेटेड फैक्टर 11 में आपके कन्वर्ट हो रहा है। साथ में एक्टिवेटेड फैक्टर 8 आएगा, इसके अलावा आपके प्लेटलेट फैक्टर 3 आएगा और ये तीनों मिलके आपके जो फैक्टर 10 हैं
जो कि इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, इसे कन्वर्ट करेंगे एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर। फिर आपके फैक्टर 5 आएगा, वो भी एक्टिवेटेड फैक्टर 5 आएगा, और फिर से वापस से प्लेटलेट फैक्टर 3 आएंगे, और ये तीनों मिलके प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर एक्ट करते हैं। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनता है। फिर अपने को पता है कि थ्रोम्बिन जो होता है वो फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करता है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनता है, और ये जो फिब्रिनोजन हो रहा है ना, उसके ऊपर एक्ट करता है प्लाज्मिन। और प्लाज्मिन जब फिब्रिनोजन के ऊपर एक्ट करता है तो कुछ फिब्रिनोपेप्टाइड्स बनते हैं। क्या बन रहे हैं? कुछ फिब्रिनोपेप्टाइड्स, यानी कि कुछ प्रोटीन्स बन रहे। अब मेन एक्शन जो है क्लॉटिंग सिस्टम के अंदर, वो आपके फिब्रिनोपेप्टाइड्स एक्ट करेंगे, क्योंकि फिब्रिन क्या करेगा? ये तो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। और फिब्रिनोपेप्टाइड्स जो है वो यहाँ पे इन्फ्लेमेशन के अंदर जो रोल प्ले करना है वो करेगा। अब क्या क्या रोल प्ले करेगा? तो एक तो अपन कह रहे हैं वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से एक्सुडेट वगैरह बनेगा। इसके अलावा ल्यूकोसाइट का कीमोटैक्सिस करवाएगा। कीमोटैक्सिस अपन ने पढ़ा था, जहाँ पे अपन कह रहे हैं कि जो ल्यूकोसाइट का मूवमेंट होगा टुवर्ड्स द कीमो अट्रैक्टेंट, उस प्रोसेस को अपन कीमोटैक्सिस कहते हैं। इसके अलावा एंटीकोएगुलेशन की जो एक्टिविटी है वो करेगा, अभी अपन ने बोला, क्योंकि फिब्रिन जो है वो क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। तो ये फंक्शन जो है वो आपके क्लॉटिंग सिस्टम परफॉर्म करेगा। चलिए, अब थर्ड अपन बात कर रहे हैं फिब्रिनोलिटिक सिस्टम की। देखिए, फिब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है ना, उसके अंदर प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आता है। क्या आता है? प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आता है। अब सवाल उठता है कि ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर वो कहाँ से आ रहा है? तो देखिए, वो कैलिक्रिन से आ सकता है, एक्टिवेटेड फैक्टर 12 से आ सकता है, ल्यूकोसाइट से आ सकता है, और एंडोथीलियम से आ सकता है। दीज आर एक्चुअली द सोर्सेज ऑफ द प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। और ये जो प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है वो क्या करेगा? नाम से पता चल रहा है, प्लाज्मिनोजन को एक्टिव करेगा, यानी कि प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। अब ये जो प्लाज्मिन होता है ना, वो आपके C3 को, अब C3 एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जो अभी अपन कॉम्प्लीमेंट पाथवे पढ़ेंगे तब आप समझेंगे कि C3 को C3A में कन्वर्ट करेगा। अब यहाँ पे जो C3A और C3B वगैरह जो आएगा वो अलग अलग चीज़ है। दीज आर नॉट द एक्टिवेटेड फॉर्म, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, अभी अपन समझेंगे। और साथ में प्लाज्मिन जो है वो फिब्रिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा, यानी कि क्लॉटिंग सिस्टम वाला जो फंक्शन अभी अपन ने ऊपर देखा वो करेगा। अब जो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम है वो मेन एक्शन क्या परफॉर्म कर रहा है? अब भाई अपन ने बोला कि एक तो आपके फैक्टर 12 का एक्टिवेशन करेगा, ताकि वो प्री कैलिक्रिन एक्टिवेटर का फॉर्मेशन कर पाए, जिसकी वजह से वो काइनिन सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, और फाइनली आपके ब्रैडीकाइनिन का जनरेशन होगा। इन सिंपल टर्म्स, आपके काइनिन सिस्टम जो है उसके अंदर आपके फिब्रिनोलिटिक सिस्टम जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। साथ में C3 को C3A में कन्वर्ट करेगा, ये अपने को कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में समझ आएगा, और फिब्रिन को फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करेगा। और अभी अपन ने बोला कि फिब्रिन स्प्लिट प्रोडक्ट्स जो है वो फिब्रिनोलिटिक सिस्टम के साथ में अपन कह रहे हैं, जो ऊपर क्लॉटिंग सिस्टम अपन ने पढ़ा उसका पार्ट है, जिसकी वजह से क्या होगा? वेस्कुलर परमिएबिलिटी इंक्रीज होगी, कीमोटैक्सिस देखने को मिलेगा, ल्यूकोसाइट वगैरह को, और साथ में क्लॉटिंग एक्शन भी देखने को मिलेगा। तो ये अपन ने बात करी फिब्रिनोलिटिक सिस्टम की। चलिए, अब इस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है, जो कि है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। देखिए, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में इस साइड पर तो थ्योरी दे रखी है, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेनेशन और कुछ कॉन्सेप्ट्स देना चाहता हूँ, वो मैं आपको इस साइड में बता रहा हूँ। देखिए, होता क्या है कि अपने सीरम के अंदर टोटल 30 प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इन प्रोटीन्स को टोटल 3 सिस्टम में डिवाइड किया गया है। एक तो कॉम्प्लीमेंट, एक प्रॉपर्डिन सिस्टम, और एक होते हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो है वो टोटल 9 इन नंबर होते हैं। कितने होते हैं? 9 होते हैं। याद रखना है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन कितने होते हैं? 9 होते हैं, जिनकी नेमिंग अपन ने कैसे करी है? C1 to C9 करी है। कैसे करिए? C1 to C9 करिए। जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होता है उसकी 3 सब यूनिट होती है। कौन कौन से? C1Q, C1R, C1S। ये सिर्फ इनकी नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं, अपन इनका नाम दे रहे कि भाई C1 की 3 सब यूनिट है, Q, R एंड S। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं वो बनते कहाँ पे? वो लीवर में बनते, कोई दिक्कत नहीं। नाउ कम्स द मेजर पार्ट, जो अभी अपन ने ऊपर बोला था C3A, C3B। वो क्या होता है कि देखिए, जितने भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स होते हैं उसमें 2 फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो लार्जर फ्रेगमेंट होता है, तो एक स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है ना। लार्जर फ्रेगमेंट जो होता है उसे B से डिनोट करते हैं, यानी कि C3B का मतलब क्या है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, जो C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसका लार्जर फ्रेगमेंट। और C3A का मतलब क्या है कि जो C3 का कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसका स्मॉलर फ्रेगमेंट।
और स्मॉलर फ्रेगमेंट को अपन ए से डिनोट करते हैं। बट एक एक्सेप्शन यहाँ पे आता है और वो एक्सेप्शन है C2A। कायदे से अगर अपन देखें तो अभी अपन ने क्या बोला कि ए वाला स्मॉलर फ्रेगमेंट होता है तो C2A होना क्या चाहिए था, स्मॉलर होना चाहिए था। बट यहाँ पे ये एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे अपन कहेंगे कि C2A जो होता है यानी कि C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो ए वाला फ्रेगमेंट है वो लार्जर फ्रेगमेंट होता है। बस एक एक्सेप्शन याद रखना है, लार्जर फ्रेगमेंट को बी से डिनोट कर रहे हैं, स्मॉलर वाले को ए से कर रहे हैं। एक्सेप्शन है C2A जो कि लार्जर होता है। समझ आई बात। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि 3 पाथवे अपन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तीनों पाथवे के अंदर जो मेजर सिस्टम है वो जो है कि आपके स्मॉलर फ्रेगमेंट जो होता है वो तो रिमूव हो जाएगा और लार्जर जो पार्ट होता है, लार्जर फ्रेगमेंट होता है, दैट विल इन्वॉल्व इन कैस्केड। इसका मतलब क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। सपोज ये C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, इसके कितने फ्रेगमेंट है, 2 फ्रेगमेंट है, एक तो बी एक ए। बी वाला क्या है, लार्जर फ्रेगमेंट है, ए वाला क्या है, स्मॉलर फ्रेगमेंट है। अब अपन कहेंगे कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट पाथवे चलेगा उसके अंदर क्या होगा कि आपके जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है वो तो रिमूव हो जाता है, यानी कि C3A जो होगा दैट विल बी रिमूव्ड। तो C3B वाला जो पार्ट होगा वो फर्दर साइकिल कंटिन्यू करेगा, फर्दर पाथवे को कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये तो C3 में होगा, लेकिन यही अगर आपके C2 की बात कर ले तो C2 में यहाँ पे B वाला जो है दैट इज़ द स्मॉलर फ्रेगमेंट वेयर एज A इज़ द लार्जर फ्रेगमेंट। और अभी अपन ने बोला कि कॉन्सेप्ट हमेशा ये कह रहा है कि स्मॉलर फ्रेगमेंट जो है वो रिमूव होगा। तो C2 के केस में क्या हो जाएगा, C2A विल बी रिमूव्ड एंड C2 कह रहे हैं कि B विल बी रिमूव्ड और C2A जो है वो आपके फर्दर आगे कैस्केड को कंटिन्यू करेगा। ये C2 की बात करी अपन ने, समझ आई चीज़। अब देखिए कि आपके जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम अपन बोल रहे हैं उसके अंदर टोटल कितने प्रोटीन्स है, 30 प्रोटीन्स है, ठीक है, जिसमें कुछ नॉर्मल सीरम प्लाज्मा प्रोटीन्स है, सेल सरफेस प्रोटीन्स है, रिसेप्टर वगैरह है। ये अपन ने बोल दिया, बस 30 प्रोटीन्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, कॉम्प्लीमेंट, प्रॉपर्टीन सिस्टम एंड रेगुलेटरी प्रोटीन्स। अब देखिए ये जो आपके पाथवेज होते हैं उसका एक्टिवेशन करने का 3 मेथड हो सकते हैं। एक तो क्लासिकल पाथवे, एक मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे और एक ऑल्टरनेटिव पाथवे, ठीक है। अब देखिए कि जो बुक है पैथो की उसके अंदर ये साइकिल्स दे रखी है और ये बहुत डिटेल में नहीं है। मैं आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स से आपको एक डिटेल साइकिल दिखा रहा हूँ। ये देखिएगा आप कि आप देखिए ये जो है वो क्लासिकल पाथवे है, ये लेक्टिन पाथवे है और ये ऑल्टरनेटिव पाथवे है। जो क्लासिकल पाथवे होता है वो एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से इनिशिएट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी के कॉम्प्लेक्स से इनिशिएट होगा। लेक्टिन पाथवे जो होगा वो आपके माइक्रोबियल सरफेस पे कुछ मैनोज रेसिड्यूज बच जाते हैं और साथ में मैनोज बाइंडिंग जो लेक्टिन होता है या आपस में दोनों कंबाइन करते हैं, जिसकी वजह से लेक्टिन पाथवे स्टार्ट होता है। और ऑल्टरनेटिव पाथवे जो होते हैं वो कुछ माइक्रोब्स अगर सेल के अंदर है ना, या लाइपोपॉलीसैकेराइड अगर किसी माइक्रोब की सेल वॉल में है, जो कि जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के केस में देखने को मिलता है, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे क्या होगा, फ्री C3 पड़ा होगा सीरम के अंदर, जिसका अपने आप हाइड्रोलिसिस होगा। अब फटाफट यहाँ पे आप ये समझ लीजिएगा कि आप क्लासिकल पाथवे समझिए कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसके ऊपर कौन एक्ट कर रहा है, आपके पहले तो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आ रहा है जिसकी 3 सब यूनिट है Q, R और S, अभी अपन ने ऊपर बोला। और ये जो है C1 मिलके एक आपके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंटीजन एंटीबॉडी और C1 प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। ऊपर बाहर का मतलब ही ये है कि ये कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब C1 के बाद में क्या आएगा, C4 आएगा। C4 अगर आएगा तो अभी अपन ने बोला कि C4 की स्मॉलर यूनिट क्या होगी, A होगी और लार्जर यूनिट B होगी। A वाली तो रिमूव हो जाएगी, यानी कि C4A विल बी रिमूव्ड और आपके C1 वाला जो ऊपर जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये, साथ में 4B का मतलब क्या है, C4B जो है वो आगे आ गया, लार्जर जो यूनिट है वो आगे आ गया, ऊपर बाहर का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स बन गया। अब C4 के बाद में क्या आएगा, C2 आएगा। अब C2 के केस में अपन ने एक्सेप्शन बोला था कि भाई इसकी जो स्मॉलर यूनिट है वो क्या होगी, आपके B होगी और जो लार्जर यूनिट होगी वो A होगी, यानी कि स्मॉलर यूनिट तो रिमूव हो जाएगी, यानी कि C2B विल बी रिमूव्ड। और यहाँ पे आपके ये जो बचा है दैट इज कॉल्ड एज दी, यहाँ पे 2A आ गया एंड दैट इज कॉल्ड एज दी C3 कन्वर्टेज इन द केस ऑफ
क्लासिकल पाथवे। आपको बिल्कुल भी ये चीज़ याद नहीं करनी। आपको वो जो कॉन्सेप्ट बताया गया है कि भाई लार्जर यूनिट जो है वो तो आगे कैस्केड में कंटिन्यू करेगी एंड स्मॉलर यूनिट जो होगी वो रिमूव हो जाएगी। उस तरीके से आपने C3 कन्वर्टेज बना दिया। अब ये जो C3 कन्वर्टेज वो क्या करेगा, C3 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है उसके ऊपर एक्ट करेगा। वापस से इसकी 2 यूनिट होगी, एक A होगी एक B होगी। जो B वाली है वो लार्जर है, A वाली स्मॉलर है, तो स्मॉलर यूनिट जो है वो तो रिमूव हो जाएगी और जो आपके B वाली जो लार्जर यूनिट है वो आगे जाएगी। अब ये आगे चली गई, जो ऊपर लिखा था उसमें बस 3B ऐड कर दिया, ऊपर बार मतलब कॉम्प्लेक्स है। अब ये क्या है, C5 कन्वर्टेज है। ठीक है, अब C5 कन्वर्टेज वापस आएगा, C5 कन्वर्टेज आएगा तो C5A निकल गया, यानी कि स्मॉलर यूनिट निकल गई, लार्जर यूनिट बच गई। फिर C6 और C7 आएंगे। अब C6 और C7 के अंदर कोई लार्जर स्मॉलर यूनिट नहीं निकलेगी, सीधा सीधा ये आके आपके बाइंड कर जाएंगे। और वैसे C8 और C9 आएंगे और वो भी आपके इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड कर जाएंगे। और फाइनली MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वही एक्चुअल में सेल का डैमेज या सेल लाइसिस करता है। ये तो अपन ने क्या पढ़ा, क्लासिकल पाथवे पढ़ा। नेक्स्ट वी आर गोना टॉक अबाउट द लेक्टिन पाथवे। अब देखिए लेक्टिन पाथवे के अंदर बहुत सीधी सीधी सी कहानी है कि भाई आपके जो मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन है वो आएगा और साथ में आपके मैनोज एसोसिएटेड सीरम प्रोटीजेस आएंगे और इनका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये इससे बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर वापस से यहाँ पे भी C4 आया था, C4 आ जाएगा, A वाला निकल जाएगा यानी कि स्मॉलर यूनिट निकल गई, लार्जर यूनिट जो है वो बच गई। फिर C2 आएगा, C2 के अंदर स्मॉलर यूनिट कौन सी, B वाली निकल गई, A वाली बच गई। अब इसके अंदर जो आपके लेक्टिन पाथवे है उसमें C3 कन्वर्टेज ये बना। आपको याद नहीं करना है, मैंने आपको बोला इस तरीके से अगर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे आप अपने आप बना देंगे कि भाई C3 कन्वर्टेज ये होगा। अब C3 कन्वर्टेज जो है वो क्या करेगा, C3 के ऊपर एक्ट करेगा। C3 के ऊपर एक्ट करके अपन देखें कि वापस से उसकी जो है ना A वाली यूनिट है वो तो निकल जाएगी, B वाली बचेगी, B वाली आ गई, ये C5 कन्वर्टेज बना। और फिर आगे का प्रोसेस सेम चलेगा कि भाई C5 में वापस से आपकी A वाली यूनिट निकल जाएगी, B वाली बचेगी, फिर एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, C6 और C7 आएंगे, C8 और C9 आएंगे और एक मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब बात करते हैं अपन ऑल्टरनेटिव पाथवे की। देखिए ऑल्टरनेटिव पाथवे के अंदर सीधा सीधा है कि भाई C3 जो है वो सीरम के अंदर बिल्कुल फ्रीली पड़ा है और उसका हाइड्रोलिसिस अपने आप हो रहा है। अपने आप हो रहा है मतलब कि जो इसकी स्मॉलर यूनिट है वो तो अपने आप अलग हो गई और लार्जर यूनिट अपने आप सर्कुलेशन में। अब ये जो C3b है वो कुछ इनिशिएटर्स जैसे कि एंडोटॉक्सिन वगैरह के साथ, और एंडोटॉक्सिन जनरली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं, ये आप जब माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। तो इसके साथ ये एक्ट करेगा, कुछ एंडोटॉक्सिन वगैरह के साथ में बाइंड कर जाएगा C3b। और ये जो बाइंड C3b जो है इसके ऊपर एक्ट करता है फैक्टर B। नाउ इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टर्म कि जो प्रोपेडिन सिस्टम होता है वो यहाँ पे एक्ट करेगा ऑल्टरनेटिव पाथवे के अंदर, और फैक्टर B आएगा। फैक्टर B आके देखिए C3b और कैपिटल B यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, फैक्टर B को डिनोट कर रहा है। फिर फैक्टर D आएगा। अब फैक्टर D जो है ना वो इस B वाले को फर्दर अपन देखें तो इसकी 2 यूनिट होगी, एक आपके ना स्मॉलर यूनिट होगी तो एक लार्जर यूनिट होगी। इसकी भी अब BA यानी कि जो स्मॉलर यूनिट है दैट विल बी रिमूव्ड, और जो लार्जर यूनिट है वो आपके फर्दर कैस्केड में आगे जाएगी। वही चीज़ हो रही है कि फैक्टर D जो आएगा उसकी वजह से स्मॉलर यूनिट जो है फैक्टर B की वो रिमूव कर दी गई और जो लार्जर यूनिट है वो फर्दर कंटिन्यू कर रही है। तो C3b जो है वो तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है, और जो आपके B जो स्मॉल कैपिटल B और स्मॉल b लिखा गया है वो फैक्टर B का लार्जर फ्रेगमेंट है और ऊपर बाहर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये C3 कन्वर्टेज होगा इन द केस ऑफ अल्टरनेटिव पाथवे। ठीक है जी। अब अपन देखिए कि आगे यहाँ पे अब वापस से आपके वही C3a जो है वो निकल जाएगा। फिर यहाँ पे अपन कहेंगे कि आपके C5 कन्वर्टेज बन जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके A वाला पार्ट इससे निकल गया तो आपके क्या बचा, ये वाला पार्ट बचा। अब वापस से आपके C5 कन्वर्टेज बनने के बाद में तो सेम साइकिल चलेगी कि भाई C6 C7 आएंगे, फिर C8 और C9 आएंगे और मिलके एक MAC यानी कि मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है जी। अब देखिए मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स सेल लाइसिस और सेल डैमेज कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं कि भाई ये जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कुछ ट्यूबुलर चैनल्स का फॉर्मेशन कर देते हैं, और ये जो ट्यूबुलर चैनल्स होते हैं वो बाहर से तो हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। हाइड्रोफोबिक का मतलब है कि वाटर इनसॉल्युबल होंगे और लिपिड सॉल्युबल होगा, और अंदर से ये हाइड्रोफिलिक होंगे यानी कि वाटर
वाटर लविंग होंगे, यानी कि वाटर सॉल्युबल होंगे, लिपिड इनसॉल्युबल होंगे, जिसकी वजह से वाटर और आयंस सेल के अंदर बड़े फ्रीली आ पाएंगे कि सेल है, इसके अंदर वाटर आए जा रहा, तो सेल की क्या होगी, स्वेलिंग होगी और फिर सेल का लाइसिस हो जाएगा। ये आप एक बार भले लेक्चर को दोबारा एक बार आप बैकवर्ड करके देखिए और इसको आप समझिए, तो आपको आगे चीज़ें समझ आएगी। चलिए, अब ये मैंने आपको पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बता दिया है। अब ये जो पाथवे दे रखा था उसको मैं फटाफट आपको समराइज़ कर रहा हूँ कि क्लासिकल पाथवे जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से इनिशिएट होता है। तो आपके कौन एक्ट करेगा, पहले C1 एक्ट करता है, फिर C4 एक्ट करता है, फिर C2 एक्ट करता है। C1 के अंदर अपने को पता है कि लार्जर फ्रेगमेंट A और B में आपके स्मॉलर फ्रेगमेंट A है और B वाला जो है वो लार्जर फ्रेगमेंट है। इसमें भी अपन देखें कि A और B वाला जो है वो लार्जर फ्रेगमेंट है, यहाँ पे A वाला जो है वो लार्जर फ्रेगमेंट होगा। तो ऑब्वियस बात है कि इसमें A जो है वो आगे जाएगा, फाइनली C3 कन्वर्टेज बनाएगा। C3 कन्वर्टेज जो है वो आपके वापस से इसके C3 के ऊपर एक्ट करेगा, जिसमें अपन देख रहे हैं कि C3A जो है वो तो रिमूव हो जाएगा, C3B जो कि लार्जर फ्रेगमेंट वो आगे जाएगा, फिर वो C5 कन्वर्टेज बनाएगा। फिर C5 कन्वर्टेज में भी उसका जो स्मॉलर फ्रेगमेंट है, यानी कि जो आपके A वाला फ्रेगमेंट है वो तो निकल जाएगा और जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो आगे जाएगा। उसके ऊपर C6, C7, C8 और C9 एक्ट करेंगे और ये सब मिलके मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं आता। वैसे ही अपन कह रहे हैं कि लेक्टिन पाथवे के अंदर आपके मैना जो है ना मैनोज बाइंडेड लेक्टिन होगा और साथ में आपके जो है ना एम्बियल रेजिड्यूज होंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ एम्बियल एसोसिएटेड सीरीन प्रोटीएजेस। इनके प्रेजेंस में वो क्या करेंगे भाई, पहले तो आपके कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ये दोनों मिलके इस एंजाइम के प्रेजेंस में कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। फिर C4 और C2 आएगा, वापस से उनके जो स्मॉलर फ्रेगमेंट होंगे वो निकल जाएंगे, लार्जर फ्रेगमेंट बचेंगे और C3 कन्वर्टेज बनाएंगे। C3 कन्वर्टेज से फिर से C5 कन्वर्टेज बनेगा, फिर वापस से आपके C6, C7, C8 और C9 आएंगे, वापस से मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेम चीज़ आपके ऑल्टरनेटिव पाथवे में होगी कि कोई माइक्रोब या लाइपोपॉलीसेकेराइड अगर है ना किसी बैक्टीरिया में है, जो कि जनरली किस में होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होगा, उसमें सीधा C3A का यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसका अपने आप लाइसिस होगा, यानी कि C3A जो है दैट विल बी रिमूव्ड और C3B जो है जो लार्जर फ्रेगमेंट है वो आगे कंटिन्यू करेगा और वो C3 कन्वर्टेज बनाएगा। फिर वापस से सेम साइकिल आपके चलेगी। ये समराइज्ड फॉर्म में था, इससे पहले मैंने आपको डिटेल फॉर्म में बताया। चलिए नेक्स्ट अपन अब बात करेंगे कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। अब इसका कंट्रोल और रेगुलेशन कर कौन रहा है, तो आपके कुछ प्रोटीन्स होते हैं सर्कुलेशन पे या फिर अपन देखें तो सेल्स के ऊपर कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो कि पूरे के पूरे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का कंट्रोल और रेगुलेशन दिखते हैं। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स की अपन बात कर रहे हैं। एक तो है C1 इनिबिटर। ये जो C1 इनिबिटर होता है वो क्या करता है, क्लासिकल पाथवे के अंदर C1 का एक्टिवेशन ब्लॉक कर देता है, यानी कि क्लासिकल पाथवे के अंदर जो C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है उसका एक्टिवेशन नहीं होने देगा। C1 इनिबिटर नाम से पता चल रहा है। एक आता है डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। ये जो डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर होता है वो C3 कन्वर्टेज का फॉर्मेशन नहीं होने देगा। और एक आता है CD59, ये भी एक प्रोटीन ही है और ये जो CD59 होता है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स नहीं बनने देता है। तो ये 3 प्रोटीन्स हैं, नाम भी आपको पता हो तो बहुत ठीक है, मेन जो आपको साइकिल्स पता होनी चाहिए थी वो मैंने आपको बताइए। चलिए अब अपन बात करेंगे कि जो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसके कुछ एक्शन है, कुछ फंक्शन है, क्या क्या है वो देखिए। C3A मतलब जो स्मॉलर यूनिट है, C4A जो स्मॉलर यूनिट है और जो C5A जो स्मॉलर यूनिट है। अब ये जो है वो आपके कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के साइकिल से तो बाहर निकल गए, तो बाहर निकल के कर क्या रहे, तो भाई ये मास्ट सेल्स को और बेसोफिल्स को स्टिमुलेट करते, जिसकी वजह से हिस्टामिन रिलीज होगा। हिस्टामिन रिलीज होगा तो वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से टिश्यू के अंदर इडेमा देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्कुलर परमिबिलिटी इंक्रीज होगी तो एक्सुडेट का फॉर्मेशन होगा और एक्सुडेटिव इन्फ्लेमेटरी इडेमा देखने को मिलेगा। वहीं जो C3B है जो कि लार्जर यूनिट है वो ऑप्सोनिन के जैसे एक्ट करता है फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस में, यानी कि ऑप्सोनाइजेशन करेगा, ऑप्सोनाइजेशन करवाएगा, यानी कि कोई भी अगर माइक्रोब ना बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो उसके सराउंडिंग में कुछ प्रोटीन्स की कोटिंग हो जाती है ताकि सेल जो है वो इसका एंगल्फमेंट कर ले। कुल मिला के माइक्रोब को टेस्टी बनाता है फॉर दिस सेल। और वो किससे होता है, ऑप्सोनाइजेशन से होता है। ये फैगोसाइटोसिस के लेक्चर में अपन देख चुके हैं। वैसे ही अपन बात करें C5A यानी कि जो लार्जर यूनिट है वो ल्यूकोसाइट के लिए कीमोटैक्सिस का फंक्शन परफॉर्म करेगा, कीमोटैक्टिक होगा। और इसके अलावा जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या करेगा, आपके मेम्ब्रेन के अंदर होल्स का फॉर्मेशन कर देता है और उसकी वजह से सेल लाइसिस होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपकी जो ना मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनेगा उसमें जो इनर साइड होगी वो क्या होगी, आपके हाइड्रोफिलिक होगी, अभी अपन ने बोला। और जो आउटर साइड होगी वो क्या होगी, हाइड्रोफोबिक होगी, जिसकी वजह से वाटर जो है
वो आपके सेल के अंदर बिल्कुल फ्रीली आता जाएगा, सेल की स्वेलिंग होगी और सेल का लाइसिस हो जाएगा। सो गाइस, that was all about today's lecture. If you found this lecture useful and helpful, then please like, share and subscribe the channel. और मेरे को पता है ये लेक्चर थोड़ा लंबा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें आई है, आपको समझ नहीं आया तो एक बार आप लेक्चर फिर से देखिएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।